व्हाट हैपेंस टू एटॉमिक रेडियाई इन अ ग्रुप? आप जरा प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या? इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते आते ऐसा कौन सा फैक्टर है जो बढ़ने या कम होने के कारण एटॉमिक रेडियाई भी कम या ज्यादा हो सकती है? ये आप जरा सोचो और ट्रेंड बता दो। 2-3 लाइन में ट्रेंड खत्म हो जाएगा। 2-3 लाइन में ट्रेंड खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप में बढ़ेगा या कम होगा? ओके, चलो एक एक करके सोचो। 2 मिनट में हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, बाकी 2 मिनट में जुड़ेंगे ऐसा लगता है। गाइस चलो जाने दो रे, बाकी जब आएंगे अपनी टाइम के अकॉर्डिंग आएंगे। शैल वी स्टार्ट? शैल वी स्टार्ट? यस सर। तो जरा देखो क्या लिखता हूं मैं। इन एनी ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम with increase in Z। क्या होता है with increase in Z? number of shells for electron बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? number of shells for electron increases। जब number of shells बढ़ेंगी तो क्या होगा? देखो जरा, सपोज आप लिथियम के बारे में देखो। लिथियम का एटॉमिक नंबर जो 3 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए 2 शेल्स है। जैसे और नीचे आओगे आपको दिखेगा कि लिथियम के बाद आने वाला जो सोडियम है ना, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसमें इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी शेल्स है? उसमें इलेक्ट्रॉन के लिए 1 2 3 शेल्स है, बराबर। और उसके भी नीचे आओगे आप लोग, उसके भी नीचे, तो आपको दिखेगा कि ऐसा है। किसके केस में? पोटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा जा सकता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो क्या दिख क्या रहा है आप लोगों को? 1 बाय 1 डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? जैसे जैसे नीचे आ रहे हो क्या हो रहा है? जैसे जैसे नीचे आ रहे हो क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप जैसे जैसे नीचे आ रहे हो, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है कि नहीं? एंड देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ आउटर शेल फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहा है। अब डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर शेल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब क्या? शेल बढ़ रही मतलब क्या? डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब क्या? देयरफॉर Z इफेक्टिव ऑन आउटर शेल
is decreasing. जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, डिक्रीज, एंड जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा ऐड हो रही है, इसीलिए रेडियाई क्या होगी, देयरफॉर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। समझ में आ गया, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका एग्जांपल दे दूं, एलिमेंट ग्रुप 1 के, उनकी क्या एटॉमिक रेडियाई, उनकी क्या एटॉमिक रेडियाई। वैसे ही ग्रुप 17 एक ले लेते हैं, एलिमेंट ग्रुप 17 एटॉमिक रेडियाई। तो चलो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, रेडियाई बताता हूँ। 152 है इसकी, इसकी 186 हो गई, इसकी 231 हो गई। फ्रांसियम की देते नहीं है क्योंकि फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, तो फ्रांसियम की देते नहीं है, उसकी तो बड़ी होगी लेकिन देते नहीं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। इसकी 244 हो गई, और इसके बाद इसकी सीजियम की 262 हो गई। बढ़ रही है कि कम हो रही है, रेडिया किस में है, पिकोमीटर में, किस में है, पिकोमीटर में। सेम इज ट्रू फॉर ग्रुप 17, ग्रुप 17 में देखो 64, ये हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इनके बारे में सोचेंगे। एंड वाला जो है 118 वाला, उसके 117 वाला, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। क्लोरीन की 64 ही है, लेकिन उसके नीचे जो आएंगे, उसके नीचे 1 बाय 1 जो आएंगे, उनके देखो 99, 144, 114, 133, एंड उसके बाद जो आने वाला है एस्टाटाइन, इसकी 140 है। तो इसमें भी डाउन द ग्रुप बढ़ रही है कि कम हो रही है, जरा देखो, डाउन द ग्रुप रेडियाई बढ़ रही है कि कम हो रही है, क्या दिख रहा है, ग्रुप 1 में, इंक्रीज। ग्रुप 17 में, डाउन द ग्रुप नीचे आते आते रेडियाई बढ़ेगी या कम होगी, एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है या कम हो रही है, सर इंक्रीज हो रही है। यस। तो ये जो हम लोगों ने लिखा, शेल बढ़ने से डाउन द ग्रुप रेडियाई बढ़ती है, स्क्रीनशॉट चलो, फटाफट कर लो स्क्रीनशॉट। डन सर। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया सबका। हाँ सर। कौन नहीं है रे, करण है क्या, कुशल है क्या, तन है, वैभवी नहीं है, वैभवी नहीं है, देन कौन नहीं है, दीक्षा, दिशा है, वैभवी, श्रेयस उपाध्याय, ये हमेशा का हो गया। चलो, तो अब आयनिक रेडियाई के बारे में डिस्कस करना है, इसके बारे में, आयनिक रेडियाई के बारे में। चलो, अब आयनिक रेडियाई डिस्कस करेंगे, उतना ही आज का काम है।
सिर्फ आयनिक रेडियाई का डिस्कशन करना है। अब आप मुझे ये बता सकते हो ना कि कौन से आयंस हैं। आप लोग मुझे ये तो बता सकते हो कि कौन से आयंस होते हैं। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, आपको जब आयंस के बारे में बताया जाता है तो आपको बेसिकली क्या बताया जाता है कि बेसिकली आयंस जो होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, जब आयंस बनते हैं तो कितने होते हैं, कौन बताएगा? कितने आयंस बनते हैं? अगर किसी भी सब्सटेंस के बन गए तो कितने आयंस बनेंगे? किसी सर दो। substance के बन गए तो कितने आयंस बनेंगे? दो सर। कौन से दो आयंस बनेंगे रे? कौन से दो आयंस बनेंगे? सर कैटायन एंड एनायन। तो सब एग्री करते हैं कि कैटायन एंड एनायन ही बनेंगे? सब एग्री करते हैं कैटायन एंड एनायन ही बनेंगे कि नहीं? सब एग्री करते हैं कैटायन एंड एनायन ही बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं आयनिक रेडियाई में सबसे पहली चीज, आयनिक रेडियाई में सबसे पहली चीज बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस। कौन से? कैटायन एंड एनायन। कैटायन क्या होता है, कैसे बनता है? एनायन क्या होता है, कैसे बनता है? एटलीस्ट ये तो बता दो, फिर आयनिक रेडियाई के बारे में बात करेंगे। बनते कैसे बता दो, एक मिनट। हाँ, कैसे बनते बता दो। चलो बता दो, कैटायन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं? एनायन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं? सर कैटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन है।
गाइस कुछ बोले नहीं रहे, मैसेज कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ओके, बोल दिया है बहुत सारे लोगों ने। पॉजिटिवली चार्ज होते हैं कैटायंस, एनायंस निगेटिवली चार्ज होते हैं। इट्स ओके, यहाँ पे सबको पता है, इतना तो सबको पता है। तो कुशल धोगरिया सर सर कह रहा है, क्या रे कुशल? नहीं सर, मेरे को लगा मेरा नेट गया है इसको में। नहीं नहीं, ओके, नेट नहीं गया, मैं आंसर कर रहे थे सब, मैं देख रहा था कि मैसेज कौन कौन कर रहा है। दिशा, दिशा का टाइपिंग स्पीड एकदम फास्ट है, तो दिशा धबाधब बोल देती है सब। ठीक है, तो दिशा ने आंसर की है अकेले ने, बाकी तो कुछ बोले नहीं। अरे बाकियों को कुछ समझ में आ रहा है भी कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। सच में आ रहा है क्या? सानिका करते करे, सानिका, दीक्षा, शामवी करते करे, गाइस करते करे। ओम, यस सर। कौस्तुभ, तनय, स्वस्तिक, स्वराज, सार्थक, सार्थक, अरे तू कप्प का झाला आजकाल, बोलतच नाही। नहीं सर बोलते। आदित्य, अथर्व, मानव, समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। हाँ करेक्ट है कुशल। तो कैटन बनते कहते कैसे है देखो जरा। व्हेन एन एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट loses electron, comma, cation is formed। कैसे? एक हाथ गैसेस एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये बनेगा मोनो पॉजिटिव कैटायन। अगर कोई वही एटम है गैस फेज में, उसने क्या कर दिया, अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन? दो, तो उसके ऊपर 2+ चार्ज आएगा और उससे बनेगा डाई पॉजिटिव कैटायन। समझ में आ रहा है? डाई पॉजिटिव कैटायन। +1 चार्ज हो मोनो पॉजिटिव, +2 चार्ज हो डाई पॉजिटिव। आर यू गेटिंग मी? कुछ समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग मी? कुछ समझ में आ रहा है कैटायंस Yes, कैसे sir. होते हैं? तो इनको यूनिवैलेंट एंड डाईवैलेंट ऐसा भी कहा जाता है। यूनिवैलेंट यानी कि +1 चार्ज जिसके ऊपर है, डाईवैलेंट यानी कि +2 चार्ज जिसके ऊपर है, ऐसे कैटायंस। एंड सिमिलरली व्हेन एन एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट क्या करेगा, गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्या होता है, इट फॉर्म्स एन एनायन। कैसे? देखो, अगर X टाइप का कोई गैस फेज का एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसके ऊपर X माइनस निगेटिव चार्ज आएगा और वो होगा क्या, यूनी वैलेंट एनायन। अगर उसने उसने
2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उसके ऊपर -2 चार्ज आएगा, तो हम लोग कहेंगे डाइवैलेंट एनायन। इसको आप लोग यूनिनेगेटिव डाइनेगेटिव ऐसा भी कह सकते हो, यूनिनेगेटिव डाइनेगेटिव ऐसा भी कह सकते हो। तो एनायन कैसे बनते हैं एंड कैटायन कैसे बनते हैं सबको समझा? एनायन कैटायन कैसे बनते हैं सबको समझा? एनायन Yes, sir. कैटायन कैसे बनते हैं सबको समझा? Yes, हाँ sir. सर। एनायन कैटायन कैसे बनते हैं सबको समझा? हाँ सर। चलो इसका स्क्रीनशॉट तो कर लो, इसका स्क्रीनशॉट तो कर लो, देखते हैं क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट तो कर लो, देखते हैं क्या होता है। कर लो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट। फिर आयनिक रेडियाई क्या होती है एंड आयनिक रेडियाई के ट्रेंड्स के बारे में देखेंगे। फटाफट चलो स्क्रीनशॉट कर लो, ये तो सिंपल चीज है। हो गया सर। हो गया सबका? रब कर दूं? रब कर दूं? अब आप लोग मुझे बोलो कि आयनिक रेडियाई बने मतलब डिटरमाइन कैसे करेंगे हम लोग? आयनिक रेडियाई डिटरमाइन कैसे करेंगे या आयनिक रेडियाई की डेफिनेशन क्या है? डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली ही करते हैं जब किसी आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। डिटरमाइन कैसे करते हैं ये बता देता हूं जस्ट एज एन इंफॉर्मेशन। सपोज मुझे ऐसा आयनिक क्रिस्टल मिला, मतलब फॉर्म हुआ ऐसा आयनिक क्रिस्टल, इस कॉर्नर के ऊपर नेगेटिव आयन है Cl माइनस जैसा, और इस कॉर्नर के ऊपर पॉजिटिव आयन है Na प्लस जैसा, बराबर। यहाँ पे कौन है? वापस पॉजिटिव आयन। तो ऐसा दिखाने की जगह पे हम लोग ऐसा भी दिखा सकते हैं, जरा बड़ा, ऐसा जरा बड़ा, और इसको ऐसे दिखाने की जगह पे हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, बराबर। पॉजिटिव आयन, यहाँ पे कौन? नेगेटिव आयन, यहाँ पे वापस कौन? नेगेटिव आयन, यहाँ पे वापस कौन? पॉजिटिव आयन। तो ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव क्रिस्टल बन गया। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। ऐसा आयनिक क्रिस्टल जब बनेगा तो जो पास वाले पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है, पास वाले पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है, उन पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के बीच का डिस्टेंस मेजर किया जाता है। इन शॉर्ट आयनिक बॉन्ड जो होता है, जब आयनिक बॉन्ड बनता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के बीच, जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो आयनिक बॉन्ड की लेंथ मेजर की जाती है, और उस आयनिक बॉन्ड की लेंथ मेजर करने के बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की सेपरेटली रेडियस मेजर की जाती है। समझ में आ गया? ऐसे आयनिक क्रिस्टल का जब फॉर्मेशन होता है तब जो एडजेसेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, उन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस यानी कि आयनिक बॉन्ड की लेंथ मेजर की जाती है, और इससे आगे जाके आयंस की रेडियस मेजर की जाती है। आर यू गेटिंग मी? समझा सबको? मेजर कैसे करते हैं ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मेजर कैसे करते हैं समझ में आ गया? हाँ सर। अरे मेजर कसं करतात कळलं का सगळ्यांना? परत एकदा सांगतो, जेव्हा कुठल्याही आयनिक क्रिस्टलचं फॉर्मेशन होतं ना, फॉर एक्झाम्पल NaCl मध्ये Na कसा आहे प्लस, Cl कसा आहे निगेटिव्ह आयनच्या फॉर्म मध्ये, जेव्हा अशा NaCl च्या क्रिस्टलचं फॉर्मेशन होईल, पॉझिटिव्ह आयन Na प्लस आणि निगेटिव्ह आयन कोणासारखा? Cl मायनस सारखा एकमेकांच्या शेजारी असतील, मग पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन जे एकमेकांच्या शेजारी आहेत कुठे? आयनिक क्रिस्टलच्या मध्ये। आयनिक क्रिस्टल मध्ये जेव्हा पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन एकमेकांच्या शेजारी असतात तेव्हा पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन जे आहेत, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन जे आहेत त्यांच्या मधला जो डिस्टन्स आहे, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन जे आहेत त्यांच्या मधला जो डिस्टन्स आहे, त्या डिस्टन्सला काय म्हणणार आपण? आयनिक बॉन्डची लेंथ। पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयनच्या मधल्या डिस्टन्सला काय म्हणणार आपण? आयनिक बॉन्डची लेंथ। आणि त्या आयनिक बॉन्डची लेंथ मेजर करून मग आयनिक रेडियस सांगतात। कळलंय का? कळलंय का? समजतंय का? सर Yes, हमें sir. न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस का? वही आहे ना, आयनिक बॉन्डची लेंथ कशी काढणार भाऊ? एका न्यूक्लियस पासून दुसऱ्या न्यूक्लियस पर्यंत डिस्टन्स यालाच लेंथ म्हणतात। कळलं का? कुठल्याही बॉन्डची
मग इथं बॉन्ड कोणता आहे, आयन्सच्या मध्ये कोणता बॉन्ड बनेल, NaCl ला एक इलेक्ट्रॉन देऊन Na पॉझिटिव्ह स्टेट मध्ये आणि Cl निगेटिव्ह आयनच्या फॉर्म मध्ये प्रेझेंट असेल. मग जेव्हा असा बॉन्ड बनतो बाय कंप्लीट ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, त्या बॉन्डला काय म्हणतो आपण, जब बॉन्ड बनता है कंप्लीट ट्रांसफर होके इलेक्ट्रॉन का, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं हम लोग, आयोनिक बॉन्ड. गाइस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच जो अट्रैक्शन होता है वो क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन जिसका पॉजिटिव आयन बना है उससे जिसका नेगेटिव आयन बना है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन गया होगा, इसलिए तो एक पॉजिटिव आयन दूसरा नेगेटिव आयन बन गया. उनके बीच जो अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के बीच, उस अट्रैक्शन को ही हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं ना, आया ना, क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड. तो आयनिक बॉन्ड की लेंथ वैसे ही मेजर की जाती है. समझ में आ गया, कुछ समझा रे. यस सर. आयनिक बॉन्ड की लेंथ मेजर करके ही आयंस की रेडियस मेजर की जा सकती है. ये खाली मुझे समझाना था आपको कि आयनिक बॉन्ड की लेंथ मेजर करके ही आयंस की रेडियस मेजर की जा सकती है. दैट्स इट, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील. तो अब हम लोगों को डिस्कस करना है डेफिनेशन आयनिक बॉन्ड का, सॉरी आयनिक रेडियाई का. तो आयनिक रेडियाई का डेफिनेशन जब मैं बता दूंगा आपको, यू शुड कीप इन माइंड दैट आयनिक रेडियाई की जब डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगा, यू शुड कीप इन माइंड दैट ये डेफिनेशन दोनों टाइप के आयन को एप्लीकेबल है. कौन से आयनिक बॉन्ड की आयनिक बॉन्ड लेंथ से डिटरमाइन की गई आयनिक रेडियस जो होती है, वो आयनिक रेडियस की जो डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख के दूंगा वो दोनों को एप्लीकेबल है. देखो यहाँ पे लिख देता हूं कैसे मेजर की जाती है आयनिक रेडियस. अभी बोला मैंने, आयनिक रेडियाई is measured by measuring distance between cations and anions in एनायनिक क्रिस्टल. जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये तरीका है मेजर करने का. तरीका समझ में आ गया, तरीका समझ में आ गया. आयनिक रेडियाई मेजर करने का जो तरीका है वो समझ में आ गया सबको. आयनिक रेडियाई आयनिक क्रिस्टल में कैटायंस एंड एनायन के बीच का डिस्टेंस मेजर करके डिटरमाइन की जाती है. आयनिक रेडियाई ऐसे ही डिटरमाइन की जाती है. ठीक है. दूसरी चीज डेफिनेशन क्या है, सपोज ये पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, या फिर ऐसे दिखाता हूं, और ये सारी शेल्स है उस आयन में इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एंड ये सबसे आउटर शेल है. ये क्या है, मोस्ट आउटर यानी कि वैलेंस शेल ऑफ एन आयन, चाहे वो आयन पॉजिटिव हो या नेगेटिव. तो इस न्यूक्लियस से यहाँ आउटर शेल तक का जो डिस्टेंस है, आउटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ही कहेंगे क्या, रेडियस ऑफ दैट आयन. इस तरीके से मेजर की जाती है, इस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे. तो आयनिक रेडियस किसे कहते हैं, समझ में आ गया. ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस
आर, यही है रेडियस। समझ में आ गया? रेडियस का फंडा समझ में आ गया? आयन की रेडियस। यस सर। आउटर मोस्ट शेल यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड जहां तक फैला हुआ है, आउटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जहां तक फैला हुआ है न्यूक्लियस से, उस आउटर शेल तक का डिस्टेंस, किसके? आयन के वैलेंस या आउटर शेल तक का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ये जो डिस्टेंस है उसे ही कहा जाता है रेडियस ऑफ दैट आयन। समझा? कुछ समझा रहे सबको? आई होप समझा होगा। आई होप आयनिक रेडियस आपको समझा होगा। कुछ समझा? यस सर। यस सर। तो चलो, अब समझ में आ गया है तो क्या करो? अगर समझ में आ गया है सबको तो अब हम लोग ट्रेंड्स के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस कर सकते हैं आयनिक रेडियाई की। क्या डिस्कस कर सकते हैं? देखो, अब आप मुझे बताओ, मेरे पास कैटायन है, बराबर? मैं ऐसा कहता हूं, अ कैटायन हैज always, a cation has always a smaller radius than a neutral atom as well as an anion। anion या फिर न्यूट्रल एटम जो है उससे उससे किसका डिस्टेंस, उससे किसका डिस्टेंस, हाँ, या किसका रेडियस, कैटायन का रेडियस स्मॉल होता है, ऐसा मैंने कहा। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? डू एनीवन एग्री? आप लोग एग्री करते हो क्या कि मैंने जो कहा वो करेक्ट है? ये प्रूव करके दे सकता हूं मैं। मैंने जो कहा वो करेक्ट है, ये प्रूव करके दे सकता हूं मैं। कैसे? जिनको लेक्चर है वो जा सकते हैं, ये मैं रिकॉर्डेड रखूंगा ये पार्ट। डोंट वरी, ये इजी पार्ट है, डोंट वरी, दिस इज इजीएस्ट पार्ट। तो आप लोग बता दो मुझे जो मैंने बताया वो करेक्ट है क्या? सपोज सोडियम कंसिडर करो, 281 ही बोल देता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम ऐसा है, सपोज ये पहली शेल है 2 ही इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी शेल है 8 इलेक्ट्रॉन, ये तीसरी शेल है, एक अकेला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 8 लिखता हूं या ऐसे लिखाता हूं, ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस, 4 5 6 7 8, बराबर? इसमें तो कितने हैं? 2 ही है। ये सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया भाई, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तब जाके क्या होगा? तब जाके क्या होगा? ऐसा ही रह जाएगा ना सिर्फ। क्या बाहर की शेल का तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, बाहर की शेल का तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब अगर बाहर की शेल का एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो बाहर की शेल है ही नहीं, बाहर की शेल तो पूरी डिसअपियर हो जाएगी। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये बाहर की शेल थी। बाहर की शेल क्यों थी? वहां पे एक इलेक्ट्रॉन था इसलिए बाहर की शेल थी, इसलिए ये डिस्टेंस जो है वो आर था। अब एक इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा तो शेल कितने इलेक्ट्रॉन के लिए है? पहले 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, और सेकेंड शेल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए। सेकेंड शेल तक ही शेल यहाँ पे प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रॉन जो थर्ड शेल में था वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा, मतलब थर्ड शेल ही नहीं रही। तो थर्ड शेल ही नहीं रही इलेक्ट्रॉन के लॉस के कारण, कंप्लीट शेल ही डिसअपियर हो गई। तो अब जो Na+ बनेगा सोडियम से, जो Na+ बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी शेल्स है? इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितनी शेल्स है? एक इलेक्ट्रॉन के चले जाने से एक शेल ही डिसअपियर हो गई, एक शेल ही डिसअपियर हो गई। मतलब क्या? यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स के बीच अट्रैक्शन था। अब 11 प्रोटॉन ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। तो ज्यादा प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन थे न्यूट्रल गैसेस एटम में।
जितने प्रोटॉन्स, जितना एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन्स थे और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे। किसमें? न्यूट्रल गैसेस एटम में। किसमें? न्यूट्रल गैसेस एटम में। जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, थर्ड शेल का वहां पे कोई यूज ही नहीं है। ओके भी, क्यों? थर्ड शेल, एक इलेक्ट्रॉन के लिए थर्ड शेल वहां पे थी। किसमें? सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन के लिए, लास्ट एक इलेक्ट्रॉन के लिए थर्ड शेल वहां पे थी। लेकिन इलेक्ट्रॉन चला गया तो थर्ड शेल भी डिसअपियर हो गई। तो जो Na+ बना है उसमें 2 ही शेल से इलेक्ट्रॉन की, और तो और प्रोटॉन्स उतने ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 से कम हो गया है। तो अब 10 इलेक्ट्रॉन जो है रिमेनिंग, वो 11 प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यानी कि अब कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कम इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन तो उतनी ही है लेकिन कम इलेक्ट्रॉन से, इसकी वजह से उनको ज्यादा चार्ज सहना पड़ रहा है। यानी कि क्या होगा? कम इलेक्ट्रॉन जो है उनको ज्यादा चार्ज जब सहना पड़ेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है जिन जिन शेल में है, वो इलेक्ट्रॉन्स एंड शेल न्यूक्लियस की तरफ खींची जाएगी, यानी कि पुल होगी। तो इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का लॉस होकर जब कैटायन बनता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होकर जब न्यूट्रल एटम से कैटायन बनता है, या तो अगर आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन चले जाने के बाद आउटर शेल पूरी की पूरी डिसअपियर हो जाती है, या फिर और एक चीज होती है कि प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन के कम हो जाने की वजह से रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन की कम हो जाने की वजह से रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज, यानी कि उतने ही प्रोटॉन्स का, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, उनको ज्यादा चार्ज सहना पड़ता है। एंड इसीलिए जेड इफेक्टिव कैटायन जब बनता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जो भी रिमेनिंग शेल्स एंड इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और वो शेल एंड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खींची जाती है। इसीलिए कैटायन की साइज न्यूट्रल एटम से एंड एनायन से क्या हो जाती है? कम। समझ में आ गया? समझ में आ गया? Yes, sir. आता मराठीतनं सांगतो, सगळ्यांनी मला सांगायचं कळलं का? बघा काय सांगतो, इथे किती शेल्स होत्या इलेक्ट्रॉन साठी? हाऊ मेनी शेल्स वेर देयर? 3, sir. पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, 3 शेल्स थी। एक इलेक्ट्रॉन चला गया सोडियम का और Na+ बन गया। जो इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में था वही चला गया, तो थर्ड शेल का कोई फायदा है क्या? इलेक्ट्रॉन किसके लिए, थर्ड शेल किसके लिए थी सोडियम में? थर्ड शेल कोणासाठी होती सोडियम मध्ये? लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। वही चला गया, तो इलेक्ट्रॉन निघून गेला, काय होईल? शेलचा काही यूज आहे का? अरे No. एका इलेक्ट्रॉन साठी शेल होती इथे, एका इलेक्ट्रॉन साठी, तो इलेक्ट्रॉनच निघून गेला, मग थर्ड शेलचा तिथे काही यूज आहे का? म्हणून थर्ड शेल पण डिसअपियर झालेली दाखवली मी Na+ मध्ये का? थर्ड शेल ज्या इलेक्ट्रॉन साठी होती तोच इलेक्ट्रॉन निघून गेलाय आणि म्हणून Na+ बनलाय। मग थर्ड शेल ज्या इलेक्ट्रॉन साठी होती तो इलेक्ट्रॉनच नाहीये, म्हणजे थर्ड शेल तिथे नाहीये। कळलं का? आणि म्हणून Na+ मध्ये 2च शेल दाखवल्यात। कळलंय का? Yes, sir. सगळ्यांना हो, कळलं का? sir. सानिका, शांवी, कळतंय का रे? सार्थक, स्वराज, श्रेयस, यस सर। हाँ सर। दीक्षा, दिशा, हर्ष, दीक्षा, दिशा, हर्ष, हर्ष किधर गया? अरे समझते का? शिवतेज भी नहीं है। समझ ले, sir. समझले का? यस सर। हे समजलंय का? चला, सगळ्यांना समजलं असेल तर अजून एक गोष्ट, जेव्हा एक इलेक्ट्रॉन निघून जातो, when one electron is lost, पहले जब न्यूट्रल एटम था तब क्या था? जेव्हा न्यूट्रल एटम होता तेव्हा काय, जेवढे प्रोटॉन्स तेवढेच इलेक्ट्रॉन्स होते। सो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज, दोज वेर बैलेंस, दोज वर बैलेंस। प्रोटॉनचा पॉजिटिव चार्ज आणि इलेक्ट्रॉनचा निगेटिव चार्ज बैलेंस होते। सो बैलेंस्ड अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि न्यूक्लियस, बैलेंस्ड अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज न्यूक्लियस, was acting on
इलेक्ट्रॉन्स वरती बॅलन्स अट्रॅक्शन होतं. पण जेव्हा इलेक्ट्रॉन लॉस झाला, एक इलेक्ट्रॉन गेल्यानंतर ना प्रोटॉन्स तर तेवढेच राहिलेत, म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज तर तेवढाच आहे, पण इलेक्ट्रॉन कमी झालाय ना, किंवा इलेक्ट्रॉन्स कमी झालेत ना. मग इलेक्ट्रॉन कमी झालेत, प्रोटॉन्स तर तेवढेच आहेत, पण कमी इलेक्ट्रॉन झालेत, म्हणून प्रोटॉन तेवढेच असले तरीही इलेक्ट्रॉनचा नंबर डिक्रीज झालाय. प्रोटॉन्स तेवढेच असले तरी इलेक्ट्रॉनचा नंबर डिक्रीज झालाय. म्हणून जे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आहेत कॅटायन बनल्यानंतर ना, जे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्यांना जास्त न्यूक्लिअर चार्ज एक्सपिरियन्स करावा लागतो, आणि म्हणून ते जे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते कोणाकडे पूल होतात, जे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते कोणाकडे पूल होतात, न्यूक्लियसकडे, आणि म्हणून कॅटायनची साईज काय होते, डिक्रीज. कळलं का? येस और नो? कळलंय का? येस और नो? अभी गॉट दिस? यस सर। सबको समझा? यस सर. स्क्रीनशॉट कर लो इसका, अब कर लो स्क्रीनशॉट, चलो फटाफट. डन सर। हो गया स्क्रीनशॉट? रब कर देता हूं. यहाँ पे लिख देता हूं वो जो हम लोगों ने डिस्कस किया. तो यहाँ पे लिख देता हूं जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया ऑन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूट्रल एटम, फ्रॉम न्यूट्रल एटम, फ्रॉम न्यूट्रल एटम. आज सैटरडे क्या रे? आज सैटरडे है ना? यस सर. हाँ सर. यस सर. बहुत सारे क्लासेस नहीं होते क्या सैटरडे को? सर मेरी क्लासेस होती है. ओके, होता है सर. होते हैं. तो बच्चे भूल कैसे जाते हैं सैटरडे को? सैटरडे को हमेशा 5-6 बच्चे कम ही रहते हैं, ये मैंने मतलब ऑब्जर्व किया है. 5-6 बच्चे कम ही होते हैं. देखो 32 और बच्चे हैं हमारे, लेकिन ज्वाइन तो बाकी तो बहुत 3-4 लोग तो रिकॉर्डिंग ही देखते हैं, ठीक है, लेकिन 30 के अराउंड, 28 के अराउंड, 29 के अराउंड ज्वाइन होने चाहिए. उतने भी नहीं होते, मतलब 5-6 लोग हमेशा कुछ ना कुछ लफड़ा करते, इसका मतलब है वो सैटरडे को ज्वाइन ही नहीं होते. तो जब सर हाँ बोलो. यस. कल हो क्या आप संडे के दिन? कौन है? महक हूँ. हाँ हूँ ना. तो फिर आपका टाइमिंग क्या है? मुझे आना है. ठीक है ना, तू मतलब 10 बजे के बाद आ सकती है, ठीक है. हाँ. गाइस, हाँ बोल. कौन कुछ बोल रहा था क्या? कोई कोई कुछ नो बोल रहा सर. था क्या? ओके. तो ऑन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम, जब न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स of outer shell decreases, but nuclear charge is same. Therefore, remaining electrons has to
experience more nuclear charge, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करना पड़ता है. रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैज टू एक्सपीरियंस मोर न्यूक्लियर चार्ज. रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैज टू एक्सपीरियंस मोर न्यूक्लियर चार्ज. दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन जो भी बचे हुए रिमेनिंग लेस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर Z इफेक्टिव is more. Therefore, these remaining electrons are held tightly and pulled towards nucleus. Therefore, shell contracts and रेडियस क्या हो जाती है? रेडियस डिक्रीजेस. समझ में आ गया? यही मैंने आपको जो अभी बोला था वही मैंने यहाँ पे लिख के दिया है. समझ में आ गया? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज सहना पड़ता है. क्यों? जो इलेक्ट्रॉन थे बाहर की शेल के चले गए, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इसलिए रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन तो लेस है तो न्यूक्लियर चार्ज उनको ज्यादा सहना पड़ेगा. जो कम इलेक्ट्रॉन अब रिमेनिंग है उनको ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन आउटर रिमेनिंग लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो कम इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है एंड इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ स्ट्रांगली पुल होते हैं एंड दे आर हेल्ड टाइटली बाय द न्यूक्लियस. इसी की वजह से शेल न्यूक्लियस की तरफ खींची जाती है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है एंड रेडियस डिक्रीजेस एंड इसीलिए cation has always smaller radius than neutral atom and anion से भी cation की रेडियस स्मॉल ही होती है. समझ में आ गया ये फंडा? इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है. समझा सबको? गाइस डिड यू गेट दिस? यस सर. सबको समझ में आ गया? कैटायन की रेडियस स्मॉलर क्यों होती है? सबको समझ में आ गया? अरे कैटायन की रेडियस स्मॉल का असते कळलं का सगळ्यांना? हो सर. कळलं का रे सानिका? संस्कृती, चांगवी, कौस्तुभ, गौरव, करण, यस सर. हाँ सर. दिशा, अथर, आर्य, हाँ सर. यस सर. समझ में आ गया सबको? मानव समझा रे? सार्थक पाटील समजलं का तुला? ओम बोलत नाही. श्रेयस उपाध्याय नाहीच आहे. स्वराज, स्वस्तिक, तनय. Yes sir. समझा सबको? ठीक है. सो आई थिंक ये ट्रेंड इसका कैटायन की रेडियस का यहाँ पे खत्म करते हैं. एनायन का उल्टा होगा मतलब क्या? एनायन जिस न्यूट्रल एटम से बनता है, जिस न्यूट्रल एटम से एनायन बनता है उसकी रेडियस किसकी? एनायन की सबसे ज्यादा होगी. किससे? एनायन जिस न्यूट्रल एटम से बनता है उससे भी और कैटायन जो भी हो उससे. एनायन की कंपैरिजन न्यूट्रल एटम एंड किसके? कैटायन के साथ हो तो एनायन की रेडियाई ज्यादा ही होती है न्यूट्रल एटम से भी एंड किससे? न्यूट्रल एटम से भी एंड किससे? कैटायन से भी. तो एनायन की रेडियस ज्यादा क्यों होती है? इसके विपरीत होता है. कैटायन के केस में शेल कॉन्ट्रैक्ट होती है लेकिन एनायन के केस में शेल एक्सपांड होती है. कैटायन जब बनता है तो शेल कॉन्ट्रैक्ट होती है, एनायन जब बनता है तो शेल एक्सपांड होती है. इसलिए एनायन की रेडियस ज्यादा ही रहती है. तो ये हम लोग कल देखेंगे. कल तो छुट्टी है, संडे है. ठीक है, सो जाओ. और मंडे को हम लोग क्या करेंगे? ये जो पार्ट है ये पार्ट देखेंगे. ये पार्ट रिवाइज करूंगा थोड़ा सा और एनायन की रेडियस के बारे में बोल दूंगा और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के बारे में भी बोल दूंगा. एंड आयनिक रेडियाई के जो ट्रेंड्स हैं वो एटॉमिक रेडियाई जैसी है. जैसे एटॉमिक रेडियाई लेफ्ट टू राइट कम हो जाती है इन अ पीरियड एंड टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप बढ़ती है, वैसा ही आयनिक रेडियाई का ट्रेंड होता है. कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, तो ये जल्दी से खत्म होगा और फिर हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड फिनिश करेंगे नेक्स्ट वीक में. उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस फिनिश करेंगे एंड देन वैलेंसी का जो ट्रेंड है वो खत्म करेंगे. हम लोगों का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा. फिर आपको स्लैटर्स रूल पढ़ाऊंगा जेई वालों को. स्लैटर्स रूल पढ़ाऊंगा जेई वालों को. ठीक है,
बाय एवरीवन। चलो दिस इज इनफ। एंड जो मैं इंस्ट्रक्शन अभी ग्रुप पे डालूंगा ना, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करो रिलेटेड टू फीस। एंड मैंने आपको एग्जाम कैसी होगी मंडे के दिन वो आपको बोल दिया है। मंडे के दिन का टाइमिंग या तो इवनिंग का या फिर कुछ ऐसा टाइमिंग फिक्स करो जिस टाइमिंग में सभी ज्वाइन हो सकते हो। आई गेस मंडे के दिन इवनिंग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 7:30 बजे के बाद कुछ प्रॉब्लम है? 7:30 के बाद इवनिंग को सर 6:15 से 8:30 तक क्लासेस चलती है। क्लासेस चलती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मंडे के दिन का देखेंगे, मंडे के दिन डिस्कस करेंगे। और टेस्ट कब लेनी है, कौन सी अपनी सब्जेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, वो एक टाइम डिसाइड करके उस टाइम को ले लेंगे। मंडे को पहले लेक्चर होगा, मंडे के दिन मिलते हैं। तब तक ये रिवाइज करते रहो। बाय एवरीवन। सर कल एक्स्ट्रा सेशन है? हाँ कब? कल ना एक टाइम फिक्स करते हैं जिनको मतलब क्या कि डाउट सेशन हम लोगों को लेना है, तो एक टाइम फिक्स करो, मुझे मैसेज डाल दो कि कौन सा टाइम सूटेबल है सबको। मैं पूछता हूँ सबको डाउट सेशन के लिए कौन सा टाइम प्रेफरेबल है, एंड फिर आपको क्वेश्चन पेपर भी भेजता हूँ और रिजल्ट भी भेजता हूँ। तो आप लोग क्या करो, उन क्वेश्चन पेपर में से कौन से क्वेश्चन जनरली क्या जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, डिस्कस कर लेंगे। एक टाइम फिक्स करेंगे आज के दिन, और कल जितने ज्वाइन होंगे उनके लिए ले लेंगे सेशन, डाउट सेशन, ठीक है। चलेगा दिशा? हाँ सर। चलो बाय बाय।